Good morning बच्चों. In this video lecture we are going to solve some important problem based on fractional part of x function. Previous video lecture में हम लोगों ने fractional part of x function की थ्योरी पढ़ ली थी और कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था. तो ठीक है, इस लेक्चर में भी हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स को जो बेस्ड ऑन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स फंक्शन है को सॉल्व करेंगे. तो देखिए प्रॉब्लम नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो लिखा हुआ है इफ fractional part of 2 to the power 403 divided by 15 is equals to k by 15, then value of k is equals to, ठीक है, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए बी सी एंड डी. ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा. ये जेईई मेन 2019 में पूछा गया एक प्रॉब्लम है. ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं. जैसे क्या दिया था कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 to the power 403 divided by 15 is equals to k by 15. ठीक है, ये दिया हुआ है और इसको सॉल्व करके हमें कैलकुलेट करना है k की वैल्यू. तो कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, देखो इसमें हमें एक नंबर में 15 से डिवाइड लगाना है और ये कैलकुलेट करना है कि क्या ये नंबर पूरी तरीके से 15 से डिविजिबल है या कुछ रिमाइंडर आता है. ठीक है, जैसे मान लो बेसिकली इसमें रिमाइंडर को कैलकुलेट करना है हमें. ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम का प्रॉब्लम है और बाद में इसमें बाइनोमियल थ्योरम भी लगेगा. तो देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पाएंगे. जैसे मान लो पहला केस मैं लेता हूं या पहली पॉसिबिलिटी मैं लेता हूं. तो जैसे ये जो नंबर दिया हुआ है, कौन सा नंबर, ये जो नंबर दिया हुआ है 2 to the power 403. ठीक है, ये जो नंबर दिया हुआ है 2 to the power 403, अगर ये मल्टीपल ऑफ, अगर हम इस नंबर को मल्टीपल ऑफ 15 के फॉर्म में लिख पाएं, यानी अगर हम m इंटू 15 के फॉर्म में लिख पाएं, ठीक है, तो लिख पाएं तो इसमें अगर 15 से डिवाइड लगाएंगे, इसमें अगर 15 से डिवाइड लगाएंगे तो एक इंटीजर m मिलेगा. ठीक है, इंटीजर m मिलेगा और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनी इंटीजर हम लोग जानते हैं क्या होता है, 0 होता है. यानी ये इक्वल टू होगा k बाई 15 एंड k की वैल्यू यहाँ से एक पॉसिबिलिटी है कि 0 हो सकती है. ठीक है, ऑप्शन में जैसे दिया हुआ है यहाँ पे k की वैल्यू एक 0 हो सकती है. ये सही नहीं होगा, एक पॉसिबिलिटी मैंने बताई है, k इक्वल्स टू 0 हो सकता है. दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये जो नंबर है 2 to the power 403, ठीक है, ये 15 से पूरी तरीके से डिविजिबल ना हो, ये 15 से पूरी तरीके से डिविजिबल ना हो. तो इसका मतलब हम इसको 2 to the power 403 को कैसे लिख पाएंगे, n इंटू 15 प्लस कुछ रिमाइंडर आएगा बाई 15. ठीक है, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या जाएगा, इसका अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, r बाई 15. इतनी बात समझ में आई, r बाई 15 हो जाएगा और ये इक्वल टू है k बाई 15 के, k बाई 15 के. तो यहां से k की वैल्यू r आ सकती है. ये दो पॉसिबिलिटी हैं. ठीक है, k इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू एनी नंबर दैट इज रिमाइंडर r. ये रिमाइंडर r क्या है, जब 2 to the power 403 को हम लोग 15 से डिवाइड कर रहे हैं तो जो भी रिमाइंडर आ रहा है r, वो k की वैल्यू है यहाँ पे. ठीक है, तो ये दो पॉसिबिलिटी हैं. अब तीसरी बात ये है यहाँ पे कि 2 to the power 403 को हम लोग 15 से कैसे डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो जैसे मान लो इस टाइप के जो प्रॉब्लम होते हैं इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि ये जो न्यूमरेटर है, इस न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख पाएं. ठीक है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो देखो यहाँ पे ये दिया है 2 to the power 403 डिवाइडेड बाई 15. ठीक है, इसको मैं कैसे लिख पाऊंगा, मतलब मैं बता रहा हूं कि इसको डिवाइड करके हम चेक कैसे, कैलकुलेट कैसे करेंगे कि रिमाइंडर 0 आ रहा है या रिमाइंडर की कोई वैल्यू आ रही है. ठीक है, तो 2 to the power 403 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 to the power 400 मल्टीप्लाइड बाई 2 to the power 3
डिवाइडेड बाई 15, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 टू द पावर 100 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 15, ऐसे लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 टू द पावर 14 को मैं क्या लिखूंगा, ये क्या होगा 16 हो जाएगा, और 16 को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 15, 1 प्लस 15 टू द पावर 100 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 15। अब हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे क्या करना है कि इस नंबर में, ये जो नंबर मिला है उस नंबर में 15 से डिवाइड लगा करके हमें रिमाइंडर कैलकुलेट करना है, कर लेना है, और रिमाइंडर बाई जो 15 होगा, जो r बाई 15 होगा, वही क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस नंबर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 टू द पावर 403 बाई 15 होगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू इसको हम लोग किसके बराबर पुट कर देंगे, k बाई 15, और यहाँ पे k की वैल्यू आ जाएगी इन द फॉर्म ऑफ r। ठीक है, तो अब जैसे मान लो मुझे रिमाइंडर कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट कर पाओगे? जैसे मान लो लेट सपोज मैं एक प्रॉब्लम देता हूँ यहाँ पे, जैसे मान लो मुझे 31 इंटू 32 इंटू 34 इंटू 17 में अगर मैं 15 से डिवाइड लगाऊं, ठीक है, और पूछा है कि 15 से डिवाइड लगाने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट कर पाओगे? क्या तुम सबको पहले मल्टीप्लाई करोगे और जो आएगा उसमें 15 का डिवाइड लगा दोगे, या कोई और मेथड है? ठीक है, कोई और मेथड है यहाँ पे क्या करना है आपको, 31 में 15 से जब डिवाइड लगाओगे तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर लिख लेना है, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 32 में 15 से डिवाइड लगाओगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 2 आएगा, 34 में 15 से डिवाइड लगाओगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 4 आएगा, एंड 17 में 15 से डिवाइड लगाओगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे ऐसे लिख सकते हैं रिमाइंडर के फॉर्म में, ये इक्वलिटी नहीं है, इसकी वैल्यू इसके इक्वल नहीं होगी, बस रिमाइंडर के फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, 2 इंटू 4 इंटू 2 बाई 15, और ये क्या हो जाएगा, ये होगा 16 बाई 15, यानी 16 में अगर 15 का डिवाइड लगाओगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा रिमाइंडर का 1 आएगा। तो यहाँ पे इसी फंडे से हम लोग को इसको सॉल्व करना होगा। 1 प्लस 15 टू द पावर 100 में 15 का अगर डिवाइड लगाओगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर कैलकुलेट कर लो, रिमाइंडर बाई 15 क्या हो जाएगा, इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा जो कि k बाई 15 के इक्वल होगा, पहले मैं बता चुका हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, आई हैव टू इरेज, ठीक है। अब जैसे मान लो ये किसके फॉर्म में है, ये क्या लिखा हुआ है, अगर मैं इसकी बात करूं, लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, जैसे मान लो 1 प्लस एक्स टू द पावर n डिवाइडेड बाई x, ठीक है, ये फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर 1 प्लस एक्स टू द पावर n में अगर हम x से डिवाइड लगा देंगे तो यहाँ पे जो रिमाइंडर मिलेगा वो रिमाइंडर क्या मिलेगा, इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, 8 में अगर हम डिवाइड लगाएंगे 15 का तो रिमाइंडर क्या आएगा, 8 में अगर हम 15 का डिवाइड लगाएंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग लिखेंगे 1 इंटू 8 बाई 15 इन द फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, इन द फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रिमाइंडर 8 आ जाएगी, और रिमाइंडर बाई 15 अगर हम लोग कर देंगे तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस नंबर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस नंबर, और जो कि इक्वल टू है k बाई 15, और यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, यानी ऑप्शन जो होगा आंसर बी, जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। ये हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया, देखो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन से, बाइनोमियल थ्योरम से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर बाइनोमियल थ्योरम से 1 प्लस एक्स टू द पावर n को एक्सपेंड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा nc0 x टू द पावर 0 प्लस nc1 x टू द पावर 1 प्लस nc2
एक्स टू द पावर 2 प्लस nc3 x to the power 3 and so on up to ncn x to the power n। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो, अगर हम इसमें x से डिवाइड लगाएं तो ये जो पहला टर्म है, कौन सा टर्म, ये जो पहला टर्म है, ये पहला टर्म क्या हो जाएगा, nc0 की वैल्यू क्या होती है 1 और x टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, x यहाँ पे 0 नहीं है, ठीक है, 1 पहला टर्म हो जाएगा 1। और दूसरे टर्म को देखो, दूसरे टर्म में भी x है, तीसरे टर्म में भी x है, फोर्थ टर्म में भी x है। तो इसके बाद के सभी टर्म क्या हैं, x से डिविजिबल हैं। तो अगर हम लोग 1 प्लस एक्स टू द पावर n में x से डिवाइड लगाते हैं तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर हमेशा 1 आता है। ठीक है, ये याद रखना। ऐसे ही अगर 1 प्लस 15 टू द पावर 100 या 1000 कर लो या 2000 या 10,000 कर लो, डिवाइडेड बाय 15 करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, इसका रिमाइंडर 1 आता है। और 8 में अगर 15 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 8 आएगा, यानी 8/15 इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा। ये पहले मैं बता ही चुका हूँ। 8/15 को हम लोग k/15 के इक्वल, ये इक्वल दिया हुआ है प्रॉब्लम में, इक्वल कर देंगे तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, solve for x if fractional part of x is equals to x square where this denotes fractional part of x function। ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके हमें क्या कैलकुलेट करना है, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखो कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। यहाँ पे दिया हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस फंक्शन को मैं y1 मान लेता हूं और इस फंक्शन को y2 मान लेता हूं, इस फंक्शन को y2 और इस फंक्शन को y1। ठीक है, और x की जिन वैल्यूज के लिए y1 इज इक्वल टू y2 हो जाएंगे, वही इस प्रॉब्लम का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, तो मैं इस प्रॉब्लम को आई वुड लाइक टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय यूजिंग ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ की सहायता से मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। कैसे सॉल्व कर पाऊंगा, देखो ठीक है, तो ग्राफ की सहायता से मैं कैसे सॉल्व कर पाऊंगा। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे y1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या दिया है, y1 इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ करना होगा। ठीक है, इसका ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूं तो कैसे ड्रॉ कर पाऊंगा, इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मैं इंटीजर्स को प्लॉट कर दूंगा। यहाँ पे इंटीजर 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ये x एक्सिस है एंड दिस वन इज y एक्सिस। ठीक, और यहाँ पे ये ओरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0,0, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3। ठीक, और इसकी वैल्यू 1। तो हम लोगों ने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की ग्राफ को प्लॉट करना सीखा था प्रीवियस लेक्चर में। कैसे प्लॉट कर पाएंगे, इसको प्लॉट करने के लिए ठीक है, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का फंक्शन ग्राफ है। एंड सो ऑन। ठीक, अब हमें किसका ग्राफ प्लॉट करना है, अब इसके बाद हमें प्लॉट करना है ग्राफ ऑफ y2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये पैराबोला है, इसका भी हम लोग ग्राफ प्लॉट करना जानते हैं। कैसे प्लॉट करेंगे इसका ग्राफ, देखो ये क्या है, y2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक, और ये किसका है, y1 इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को जिस x की जिन वैल्यूज पर इंटरसेक्ट करेंगी वही क्या हो जाएगा, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखो किस किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को किन किन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक देखो, ये मैं अगर लिखूं x बराबर -1, क्या -1 पे ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं,
-1 पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है क्या होगी, -1 का होल स्क्वायर, x की जगह -1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यानी y2 की वैल्यू तो 1 है, लेकिन y1 की वैल्यू, y1 की मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 है। ठीक, 1 पे इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। इतनी बात समझ में आई? तो यानी -1 पे ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, क्या x बराबर 0 पे ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं? यस, x इज इक्वल टू, तो ये सॉल्यूशन नहीं होगा। x इज इक्वल टू 0 पे ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो x बराबर 0 एक सॉल्यूशन हो जाएगा। और दूसरी एक और बात, x बराबर 1 पे ये दोनों ग्राफ क्या एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं? x बराबर 1 की बात करूं अगर मैं, x बराबर 1 की अगर मैं बात करूं तो क्या ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं? देखो, x बराबर 1 पे y2 की वैल्यू क्या है, 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, लेकिन y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू 0 है। x बराबर y1 की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो x इज इक्वल टू 1 पे ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, यानी y1 इज इक्वल टू y2 नहीं मिल रहा है, इसलिए x बराबर 1 भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और एक पॉइंट और यहाँ पे दिख रहा है हमें, जो कि x इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, x इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन 0। ठीक है, जब इस इंटरवल की मैं बात करूं, इस इंटरवल की के लिए इस पॉइंट पे कोई पॉइंट होगा, मान लो x इज इक्वल टू x1 पे ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी इस पॉइंट पे x इज इक्वल टू x1 पे y1 इज इक्वल टू y2 है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हो सकता है, ये सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, जब x की वैल्यू -1 से बड़ी, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन 0, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या होती है इस इंटरवल के लिए? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या होती है, x प्लस 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू हम लोग x प्लस 1 पुट कर दें, x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के बराबर पुट कर दें, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके क्या हम लोग x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? यस, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? इसकी वैल्यू माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर क्या है, 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी x की यहाँ पे दो वैल्यू आ जाएंगी, एक आ जाएगी 1 प्लस √5 बाई 2 और दूसरी वैल्यू कौन सी आ जाएगी, 1 माइनस √5 बाई 2। ठीक है, अब तुम देखो ये जो सॉल्यूशन होगा वो नेगेटिव होगा। जब x क्या होगा, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन 0, इस इंटरवल के लिए, मतलब x की इन वैल्यूज, इनके बीच ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो x की हम लोग नेगेटिव वैल्यू ले लेंगे और पॉजिटिव वैल्यू को डिस्कार्ड कर देंगे, तो x के दो सॉल्यूशन मिल जाएंगे। कौन कौन से? एक तो x इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा और दूसरा x इज इक्वल टू 1 माइनस √5 बाई 2। तो क्या ऑप्शन में ऐसा कोई प्रॉब्लम? ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ i, इंटीग्रेशन है 0 to 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। ठीक है, इसको सॉल्व करके i की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और बताना है कि ये चार ऑप्शन जो दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इसको देखो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे i की वैल्यू क्या दी हुई है, i इज इक्वल टू दिया हुआ है 0 to 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। ठीक, अब देखो ऐसे प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो फंक्शन दिया हुआ है, ऐसे फंक्शन को हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं जो डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन खास बात ये है कि 0 to 3 के बीच, ये इस इंटरवल के बीच, लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच इसकी डिसकंटिन्यूटी काउंटेबल है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी
पर इस इंटीग्रेशन को तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे। तो कैसे ब्रेक करेंगे? हम लोग करेंगे इसको 0 to 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx प्लस 1 to 2 fractional part of x to the power greatest integer of x dx plus 2 to 3 dx। ठीक है। अब एक खास बात हम लोग को जानना होगा यहाँ पे कि जैसे मान लो मैं x की वैल्यू 0 to 1 के बीच लेता हूँ। जैसे मान लो x की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1। ठीक है, मैंने x की वैल्यू क्या ली? 0 से बड़ी और 1 से छोटी। तो इसके बीच फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को हम लोग कैसे लिखते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू हम लोग लिखेंगे, ये x के बराबर हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई आपको? और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1 विल इक्वल टू 0। जब x की वैल्यू x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 2, देन वैल्यू ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x विल बी x minus 1 and the value of greatest integer of x is 1। ठीक है, when x is greater than equal to 2 and less than 3, for this range the value of fractional part of x will equal to x minus 2 and the value of greatest integer of x will be 2। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हम लोगों ने लिख ली। इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करोगे तो वैल्यू को यहाँ पे पुट करके इस इंटीग्रेशन की, इन सभी इंटीग्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखो मैं 0 to 1 के बीच क्या लिखूंगा? मैं 0 to 1 के बीच क्या लिखूंगा? 0 to 1, 0 to 1 के बीच फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या होती है? x, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या होती है? 0 dx प्लस 1 और 2 के बीच फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या होती है? x minus 1। तो यहाँ पे हम लोग x minus 1 लिख देंगे और इसकी पावर क्या है? पावर क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो इसकी पावर 1 dx प्लस 2 and 3 के बीच, 2 and 3 के बीच फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या होती है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू होगी x minus 2। तो यहाँ पे x minus 2 लिख देंगे हम लोग। और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या होती है? 2 dx। इतनी बात समझ में आई? इस तरीके से हम लोगों ने लिख दिया। अब इन इंटीग्रेशन को हम लोगों को क्या करना है? इन इंटीग्रेशन को हम लोग को सॉल्व कर लेना है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? x 0 to 1 प्लस ये क्या हो जाएगा? x minus 1 का होल स्क्वायर बाई 2, 1 to 2 प्लस ये क्या हो जाएगा? x minus 2 का होल क्यूब बाई 3, ये क्या हो जाएगा? 2 to 3। अब इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू तो 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इसको सॉल्व करोगे तो 2 minus 1 यानी 1 का होल, इसको 1 की पावर 2 यानी 1 by 2 इसका आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू 3 minus 2 यानी 1 आएगा, और 1 की पावर 3 यानी 1 by 3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? नीचे 6 और ये क्या हो जाएगा? 6 प्लस 3 प्लस 2 यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 11 by 6। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हमें और भी सॉल्व करना है। अभी तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।